सुबह के 8 बज रहे थे। सर्द की सुबह सूरज की किरण से आंख में चौली खेल रहे थे। मुंह फाड़ते हुए लंबी उबासी के साथ एक लड़की जिसका कद तकरीबन यही 5 फुट 3 इंच, रंग सुनहरा गेहुआ, चेहरे पर लगे बड़े से गॉगल्स ने उसकी खूबसूरती आंखों को ढक रखा था। होठों पर लगे हल्के गुलाबी रंग के लिपस्टिक गुलाब की पंखुड़ियों जैसे खिल रहे थे, जो उसके होठों को ही नहीं उसके चेहरों को भी खूबसूरती के लिबास ओढ़ा रहे थे। उसके स्ट्रेट लंबे बाल भी चुपचाप वो अपने थकान की मौजूदगी को जता रहे थे। उसने सफ़ेद रंग की स्कार्फ से अपने गले में ढक रखा था। गहरे भूरे रंग के एक लंबे से कोट को उसने पहन रखा था। उस कोट के अंदर दबी हुई खूबसूरत सी गुलाबी टॉप रह रहकर झांक रही थी। उस पर उसने ग्रे रंग की जीन्स पहन रखी थी। पैरों में गहरे भूरे रंग की हाई हील्स उसने डाल रखी थी। अपने ठीक बगल में एक बड़ा सा चटक नीला अमेरिकन टूरिस्टर सूट बैग के लिए वो लखनऊ स्टेशन पर खड़ी थी। वो बार बार अपने जेब में सेल फोन निकालती हुई और फिर अपने गुलाबी होठों से कुछ बुदबुदाते हुए उसे वापस अपने जेब में रख देती है। उसके चमकते चेहरे की खूबसूरती पर उभरने वाली परेशानियों के भाव ये साफ साफ बता रहे थे कि वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में लखनऊ स्टेशन पर एक सफ़ेद लंबी गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। वो लड़की अपनी गर्ल मटोल आंखों से फाड़ते हुए अपने सामने रुकी गाड़ी को ध्यान से देखने लगी। गाड़ी से एक यही तकरीबन 5 फुट 1 इंच कद का आदमी उतरा और उस लड़की की ओर बढ़ गया। उस लड़की ने फुसफुसाते हुए उस आदमी से भौवें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आप विस्मय हैं? उस आदमी ने सिर हिलाकर जवाब देते हुए कहा, जी, आप चले। इतना कहते हुए वो उस लड़की के बगल में रखे नीले सूटकेस बैग ट्रॉली को खींचते हुए गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर की ओर उस लड़की को बैठने का इशारा करने लगा। वो लड़की अपनी तेज़ कदमों से चलकर उस सफ़ेद लंबी गाड़ी में जा बैठती है। थोड़ी देर में गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। उस लड़की ने कार के शीशे को नीचे करते हुए अपने गॉगल निकाले और विस्मय से कहा, यहाँ सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलेंगी विस्मय? विस्मय मुस्कुराते हुए अंदाज में बोला, जहाँ आप चल रही हैं वहीं। इतना बोलते हुए वो गाड़ी की रफ्तार तेज कर देता है। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए मन ही मन फुसफुसा कर कहा, तुम भी माँ जैसे निकले बेटा, बाहर का कुछ मत खाना पीना, नया शहर है। और अब तुम? वो मन दबाते हुए खुद से बोली, चलो कोई नहीं, जैसे इतना देर और थोड़ा देर सही। कुछ ही देर में वो लंबी गाड़ी हजरतगंज में सूचना विभाग ऑफिस के पास जा खड़ी होती है। ऑफिस के गेट पर एक लंबा चौड़ा आदमी सफारी सूट पहने उस लड़की का इंतजार में पहले से खड़ा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो लड़की कार से सीधा उतरते हुए उस आदमी की ओर बढ़ गई। उसने अपने चेहरे पर लगे गॉगल्स धीरे से उतारे और अपनी गोल मटोल तीखी काजल से सनी आंखों से उस शख्स को देख बोली, क्या आप मिस्टर आहूजा हो? उस शख्स ने जवाब देते हुए कहा, जी, माई सेल्फ आनंद आहूजा। लखनऊ में स्वागत है आपका मिस मानवी। इतना कहते हुए मिस्टर आहूजा अपने हाथ मिस मानवी की ओर बढ़ा दिया। उस लड़की ने भी मुस्कुराकर मिस्टर आहूजा की तरफ हाथ मिलाते हुए कहा, जी शुक्रिया। मिस्टर आहूजा ने ड्राइवर विस्मय से कहा, मैडम का सामान कार से उतार मेरे केबिन में रख दो। इतना कह वो अपने हाथ में मानवी को ऑफिस के अंदर आने का इशारा करता हुए आगे बढ़ा। हाँ तो मिस मानवी, आपका पूरा नाम क्या है? मानवी ने जोश भरे लहजे में कहा, माई सेल्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मानवी सक्सेना। मिस्टर आहूजा ने
केबिन में घुसते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मानवी। आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जैसा सुना था आप वैसे ही निकली। उम्मीद है आपको ये जोश यूं ही बरकरार रहेगी। मिस्टर आहूजा ने कमरे में लगे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। खुद सामने की पड़ी लंबी राउंड चेयर कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आपके जोश को देखते हुए लग रहा है कि अब की शायद कामयाबी मिल जाए। ये कहते हुए आनंद आहूजा ने लंबी सांस खींचते हुए तीखी मुस्कान दी। मानवी भी पास के पड़े कुर्सी को खींचकर बैठते हुए बोली, वैसे आई तो इसी उम्मीद के साथ हूँ कि केस की गुत्थी सुलझा सकूं। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ ठीक से पता नहीं है, मगर केस क्या है इसकी डिटेल्स आप मुझे दे दो तो मैं उसकी स्टडी पर जुट जाऊं कि आखिर क्यों इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पा रही। आनंद आहूजा ने कुछ सोचते हुए कहा, लंबी कहानी है मानवी, आप अभी तो आई हैं, पहले चाय तो हो जाए फिर बताता हूँ। चाय का नाम सुनते ही मानवी के चेहरे पर बड़ी खुशी तैर गई, लेकिन उसने अपने भाव को छुपाते हुए थोड़े निराश भाव लहजे से कहा, चाय तो होती रहेगी, उसके बिना तो हम ऑफिसर्स का दिमाग ही नहीं चलता, मगर जब तक चाय नहीं आती तब तक आप इस केस का कुछ हिस्सा तो बताइए, जिससे मुझे भी इसको खौलाने में उफान कितना दिलाना है इसकी तैयारी कर सकूं। मिस्टर आहूजा की आंखें को देख उसने ये बात कही, मगर पलक झपकते ही उसने हड़बड़ाए हुए अंदाज में वापस अपनी बात रखी। वैसे आप भी सही कह रहे हैं, चाय को बोल दो, जिससे ये अनसुलझी गुत्थी चुस्कियों के साथ ज़्यादा जायकेदार लगे। ये कहते वक्त उसके चाय की ललक उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आनंद आहूजा मुस्कुराते हुए केबिन में लगी बेल बजाते हैं। तुरंत ही एक आदमी ने केबिन में घुसते हुए कहा, जी सर। मिस्टर आहूजा ने उस आदमी से कहा, 2 कप कड़क चाय और थोड़े स्नैक्स भेज दो। वो शख्स, जी सर। मिस्टर आहूजा कुर्सी पर टेक लगाते हुए बोले, हाँ तो मिस मानवी, आप तो लखनऊ आने से पहले ये तो जानती होंगी, ये नवाबों का शहर है। यहाँ की नवाबी मशहूर है। रियासत और रियासत दोनों ही ज़बरदस्त है। ना तो इनके शान में कमी है, ना ही इनके नवाबपन में। मानवी ने मुस्कुराते हुए सर हिला के जवाब दिया। आनंद आहूजा बातों को लगातार जारी रखते हुए बोले, शहर के मशहूर डीलर राजेश दत्ता। इतना कहते हुए वो थोड़ा रुके, फिर आगे बोले, राजेश दत्ता का नेताओं से लंबा साठगांठ है और बिजनेस में नेताओं से संपर्क रखना जायज़ भी है, लेकिन इस गांठ से आज तक ये केस कभी सुलझ नहीं पाया। 10 सालों से खिस्सा चला आ रहा है, ये गुत्थी सुलझाने के बजाय उलझ जा रहा है। कई ऑफिसर आए, मगर किसी के बस का ना रहा। तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। खटखट। आनंद आहूजा बोले, यस कम इन। उस व्यक्ति के हाथ में गर्मा गर्म चाय से भरी 2 प्याली थी। ये देख मानवी की आंखें चमक गई। दरअसल वो अपनी माँ की बातों का पालन करके कल से चाय नहीं पी थी। आनंद आहूजा मानवी को इतना शांत देखते हुए बोले, क्या हुआ मानवी, चाय देखकर इतना शांत क्यों? कुछ बात है क्या? ये कहते हुए आनंद आहूजा ने मानवी की ओर चाय से भरा ट्रे उसकी ओर बढ़ा दिया और बिस्किट की ओर इशारा करते हुए कहा, चाय लीजिए ना प्लीज़। मानवी ने सर हिलाकर कहा, जी, और मुस्कुराते हुए चाय से भरी प्याली को उठा सुटकी मारने लगी। 3-4 सुटकी मारने के बाद बोली, हाँ तो हम कहाँ थे? उसके इस अंदाज को देखते हुए आनंद आहूजा बोले, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। उसे भी चाय मिलते तुरंत मुद्दे पर वापसी करना पसंद है। मानवी ने चाय की आखिरी सिप मारते हुए कहा, ओह ग्रेट, क्या यो भी ऑफिसर बनना है? उसका ये लहजा काफ़ी उमंग और जोश से भरा था। मिस्टर आनंद कप को टेबल पर रखते हुए बोलते हैं, नहीं, मेरी बेटी एक जर्नलिस्ट है। मानवी ने अपनी ग्रेसफुल वाले उत्सुकता भाव से कहा, ग्रेट। अभी दोनों जनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि मानवी सेलफोन पर घंटी बजी। मानवी जेब से सेलफोन निकालते हुए बोली,
ओह शिट, सब ठीक है? मिस्टर आहूजा ने सवालिए भरे लिहाज में मानवी से पूछा। मानवी जीभ को हल्का सा दांत से दबाते हुए बोली, मेरी पर्सनल ऑफिसर का फोन है माँ। आनंद जी मुस्कुराए और बात करने की ओर इशारा किया। फोन उठाते हुए मानवी बोली, हेलो। उधर से आवाज आई, कहाँ थी तू? कब से फोन मिला रही हूँ, उठा ही नहीं रही। तू ठीक तो है? तेरी ट्रेन लेट तो नहीं थी? मानवी लंबी सांस खींचते हुए बोली, अरे माँ, ये सवालों का बौछार करना बंद करोगे आप? तभी ना कुछ बोलूंगी मैं। अब भी ऑफिस आई हूँ। ओके, अभी बातचीत हो रही है, मैं खाली होते ही आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? इतना कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। उधर गुस्से भरे लहजे में उषा जी बोली, बच्चे बड़े क्या हो जाते हैं, हम माँ बाप को ही बच्चा समझ हड़का देते हैं। क्या करूँ इस पीढ़ी का? उषा जी कोई और नहीं, मानवी की माँ थी। उधर मानवी आनंद जी के साथ बैठकर राजेश दत्ता का अनसुलझा केस की कहानी सुन रही थी। आनंद जी रैक से राजेश दत्ता की फाइनल निकालते हुए बोलते हैं, राजेश दत्ता एक पब्लिक डीलर के साथ बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर भी है। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए उसका जुड़ाव काफ़ी लंबा है। अन्य डीलरों की अपेक्षा सूत्रों के अनुसार फोर्ड कंपनी का मालिक उसका खास मित्र है, वो भी घनिष्ठ। राजेश दत्ता की कोई बेटी नहीं है। उसे एक ही औलाद है जो उसका वारिस है, अभिषेक दत्त। अभिषेक लंदन से पढ़ा लिखा है और इन दिनों इंडिया वापस आ गया है। इतना ही नहीं, वो अपने पिता का बिजनेस में अच्छा खासा सपोर्ट भी करता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ मुसीबत भी होती है। बेशुमार पैसा से धनी अभिषेक दत्ता एक रोज सेक्स स्कैंडल में फंस जाता है। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल गई और पब्लिक की भी उत्सुकता बढ़ गई। मीडिया ने कुछ दिनों तक खबर में हजारों मसले भरे, लेकिन धीरे धीरे इस केस को फेक स्कैंडल का अफवाह बनाकर नाम दर्ज करना बंद कर दिया। लेकिन दिव्या जोशी नहीं मानने वाली। उसने 10 साल बाद फिर इस दबी फाइल को खुलवाया है। दिव्या के अनुसार अभिषेक एक गुनहगार है। मानवी लंबी सांस खींचते हुए बोली, इंटरेस्टिंग है कहानी, मगर ये दिव्या जोशी कौन? इस केस में क्या कनेक्शन है इसका? आनंद ने अपने रोल चेयर को घुमाते हुए कहा, मानवी, यही तो वो बम है जो राजेश दत्ता का भांडा फोड़ करना चाहती है। ना तो उसे राजेश दत्त के पहुंच से डर है, ना ही उसे उसके रुतबे से। उसे सिर्फ न्याय चाहिए। मानवी कुर्सी से खड़े होकर टहलते हुए बोली, ये रैना और जोशी का क्या कनेक्शन है? कुछ समझ नहीं आया। आनंद आहूजा कुर्सी से उठ टहलते हुए बोले, दरअसल ये दिव्या रैना और दिव्या जोशी दोनों एक ही शख्स है। दरअसल दिव्या रैना फोर्ड कंपनी के मालिक सुरेश रैना की छोटी बेटी है, जो कि लंदन पढ़ने गई थी। दिव्या की जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वो इंडिया वापस आ गई और उसने अपने ही डैड सुरेश रैना को सपोर्ट करना शुरू किया। इसी बीच उसने कंपनी को काफ़ी अचीवमेंट दिलवाए। उन्हीं बीच उसकी बड़ी बहन शीला रैना की मौत हो गई। इस खबर से पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। दरअसल शीला की एक 5 साल की बच्ची थी, जिस वजह से सुरेश ने अपनी छोटी बेटी दिव्या की शादी उसके बिना रजामंदी के ही उसके जीजा से तय कर दी। जब उसे यह पता चला तो वो कुछ महीनों के लिए अपने डैड से नाराज़ हो दिल्ली चली गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अपनी वापसी ली और इस शादी को हाँ कर दिव्या जोशी का औलाद ले लिया। मगर क्यों? मानवी ने उत्सुकता से पूछा। जब उसे ये मंजूर नहीं था तो उसने फिर क्यों की शादी? मुझे लगता है अब बात में कम और आराम की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो आप यही हैं। आनंद ने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, बातों ही बातों में मुझे समय का पता ही नहीं चला कि कब 3.5 घंटे बीत गए। मानवी ने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, मगर मुझे अधूरी बातें पसंद नहीं। कम वक्त जो ना करे थे। इतना कहते हुए वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और आनंद आहूजा के साथ केबिन से बाहर निकल गई। यहाँ कहाँ रुकी हो? आनंद आहूजा ने चलते हुए पूछा। अभी तो कुछ पता नहीं, बस नेट पर कुछ होटल सर्च करती हूँ, तब तो पता चलेगा।
आपके नज़र में कोई जगह हो तो बताइए। मानवी अपने जेब से सेलफोन निकालते हुए बोली। हमारा एक घर है। ये बोलते हुए आनंद मुस्कुराए और आगे बोले, तुम चाहो तो वहाँ रुक सकती हो, वो पूरा खाली है। दरअसल वहाँ हमारी बिटिया रानी रहा करती थी, जो इन दिनों यहाँ नहीं है। तब तक तुम वहाँ बेहिचक रह सकती हो, खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं है। ओह ग्रेट, ठीक है, शुक्रिया मिस्टर आनंद आहूजा, मानवी मुस्कुराते हुए बोली और कार में जा बैठी। उधर उषा जी अपने काम में व्यस्त तो थी, मगर बेटी की चिंता उन्हें सताई जा रही थी। आखिर माँ जो थी। इधर मानवी कुछ देर में आनंद आहूजा के घर के बाहर खड़ी थी, जिसकी दीवारें काफ़ी सख्ती और अपनी मौजूदगी का विवरण दे रहे थे। उसने विस्मय के घर की ओर इशारा करते हुए पूछा, यहाँ कौन कौन रहता है? ये लगभग खाली रहता है। पहले उनके पिताजी रहा करते थे, फिर उनकी बिटिया और अब आप। कार की डिग्गी से सूटकेस निकालते हुए विस्मय ने जवाब दिया। अभी तो वो दिल्ली में है, तो ये खाली है। उसने ट्रॉली बैग को लगभग अंदर की ओर घसीटते हुए कहा। मानवी कुछ पल रुक सोची। चल मानवी, अब जो है वो है। वो भी विस्मय के पीछे पीछे बढ़ गई। विस्मय सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए बोला, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक रूबीना को फ़ोन कर लीजिएगा, उसका नंबर बोलते हुए आगे कहा। और हाँ, यहाँ अक्सर बंदर की फौज आती है, तो आप आगे का दरवाज़ा बंद ही रखिएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, आपको जब भी बाहर जाना हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। इतना कहते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा काफ़ी बड़ा था और कमरे की सबसे बड़ी खूबसूरती उस कमरे में लगी बड़ी सी खिड़की थी, जिससे बाहर की हल्की धूप छन कर कमरे में आ रही थी। उस रोशनी से पूरा कमरा एक ऊर्जा की तरह प्रतीत हो रहा था। मानवी कमरे में घुसते ही उस बड़े से खिड़की की ओर बढ़ गई और उस खिड़की से वो बाहर की ओर देखने लगी। मुस्कुराते हुए विस्मय से बोली, इस कमरे में पहले कौन रहता था? इसमें उनकी बेटी रहती थी? विस्मय ने जवाब देते हुए कहा। ओह, अब वो आएगी तो कहाँ रहेगी मानवी? ने यह प्रश्न पूछा। विस्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, आप परेशान ना हो, वो अब आती हैं तो नीचे रहती हैं, अपने दादा के कमरे में, क्योंकि उस कमरे में काफ़ी किताबें हैं जो उनके बहुत करीब हैं। इतना बोलते हुए विस्मय वहाँ से नीचे उतर गया और रूबीना को आवाज़ देते हुए बोला, मैम आ गई है, उनके लिए नाश्ता बना दो, और हाँ, कुछ ज़रूरत लगे तो फ़ोन करना। इतना कहते हुए वो बाहर कार की ओर बढ़ गया। वो चौंकते हुए अपनी सोच से बाहर निकलते हुए पीछे खड़ी रूबीना की ओर मुड़ी और बोली, नमस्ते, आपके लिए नाश्ते में क्या बना है? और फिर खाने में रूबीना को बिना देरी किए मानवी से जल्दी में पूछा, अरे अरे, पहले तो बस एक अच्छी चाय बना दो और मैगी, अगर हो तो, और फिर खाने में तुम्हें जो आता हो वो बना सकती हो। उसने मुस्कुराते हुए रूबीना को जवाब दिया। सर हिलाकर रूबीना वहाँ से चली गई। मानवी भी अपने गले से स्कार्फ निकाल साइड पर लगी कुर्सी पर टांग दिया और अपने कोट को उतार उसे भी उस कुर्सी पर रख दिया। बिस्तर पर बैठते हुए उसने अपनी हाई हील्स को अपने से अलग किया और एक लंबी अंगड़ाई के साथ बिस्तर पर गिर गई। तभी कोट में पड़े सेलफोन ने अपनी दस्तक दी। ट्रिंग ट्रिंग। मानवी मुंह बनाते हुए बोली, ओह, अभी से ही जीना मुश्किल हो गया है। इतना कहते हुए वो बिस्तर से उठी और अपने कोट के जेब से सेलफोन निकालकर फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ माँ बोलो, तुम ना जीना मुश्किल कर दोगी। वैसे मैं बॉस के घर पर रुकी हूँ, और हाँ, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। एक खाना बनाने वाली है बस, जिसका नाम रूबीना है। दूसरे तरफ से कोई आवाज़ जब नहीं आई तो मानवी घबराहट में बोली, माँ आप ठीक हो ना? ये सुनते ही उषा जी बोली, अब पूछी, इतनी देर से अपनी माँ को नहीं, सिर्फ
वही की जानकारी दी। अच्छा, तो तूने कुछ खाया? उषा जी ने परेशानी भरे भाव से आगे उनसे पूछा। अभी नहीं माँ, अभी तो आई हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने फ़ोन को स्पीकर पर लगा, उठकर सूटकेस की ओर बढ़ गई और उसे उठाकर बिस्तर पर रख उसे खोलने लगी। उषा जी लगातार बोले जा रही थी। तो ठंड कैसी है वहाँ? ठीक है माँ, मानवी ने उषा जी को जवाब दिया और सूटकेस से अपने कपड़े निकाले। अच्छा बेटा, तेरे पापा नाश्ता करने जा रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहते हुए उषा जी ने फ़ोन काट दिया। मानवी भी कपड़े लेकर सीधे बाथरूम की ओर शावर लेने बढ़ गई। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यस, कम इन, अंदर से मानवी ने जवाब दिया। हाथ में मैगी से भरा प्लेट और एक बड़ा सा कप लिए रुबीना अंदर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, मैडम, आप खाना कब तक खाती हैं? तू मुझे दीदी बुला सकती है। मैडम, तुम्हारे मुंह से बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। दरअसल तू बहुत छोटी है। तो मानवी ने अपनी बात मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। रुबीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है दीदी। इतना कह वो बाहर की ओर बढ़ने लगी। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मानवी ने उसे टोकते हुए कहा और आगे बोली, तुम मुझे यहाँ आसपास कुछ घूमने की जगह बता सकती हो क्या? अगर तुम भी चलो तो अच्छा लगेगा मुझे। इतना सुन रुबीना मुस्कुराई और फिर बोली, नहीं दीदी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मगर आपको जगह ज़रूर बता दूंगी। वैसे आप ना विस्मय भैया के साथ ही जाइएगा, क्योंकि साहब का आदेश है। साहब का आदेश? मानवी ने भौं चढ़ाते हुए पूछा, कौन से साहब? अरे आहूजा साहब, रुबीना में मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मैं भी ना। चलो कोई ना, तुम्हारी परमिशन साहब से जल्दी ही ले लूँगी। इतना कहते हुए उसने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, चलो मैं अब खा लूँ। ये बोलते हुए वो मैगी और चाय खाने पीने लगी। उसी बीच मिस्टर आहूजा का फ़ोन आ गया। मानवी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, यस सर। दूसरे तरफ से आवाज़ आई, मिस मानवी, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी दिक्कत हो तो बेहिचक बताना, आहूजा ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा। नहीं नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है सब, मानवी ने उत्सुकता से कमरे में लगी खिड़कियों की ओर देखते हुए बोला। आपकी खिड़की काफ़ी अच्छी है, उसमें से छन कर आने वाली सूरज की किरण पूरे कमरे को अपने प्रकाश से भर दे रही है। बहुत ही शानदार है ये कमरा, मानवी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। ठीक है मानवी, आप रेस्ट करें, कल से तो ऑफिस है ही आपका। अभी मैं रखता हूँ। इतना बोलते हुए आहूजा जी ने फ़ोन को काट दिया। आज का दिन जैसे तैसे बीत गया। मानवी भी जिस केस के सिलसिले में यहाँ आई थी उसकी स्टडी बिस्तर पर लेटकर कर रही थी। रुबीना भी अपने काम कर आराम करने चली गई। इधर मानवी भी फाइल को पढ़ते हुए हल्की नींद में आगोश चली गई। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अचानक उसकी नींद किसी स्पर्श से चौंक कर खुल गई। वो डरे हुए लहजे में बोली, रुबीना, तुम यहाँ अभी क्या कर रही हो? मानवी ने थोड़े सख्त आवाज़ में कहा। वो दीदी, आप बिना कुछ ओढ़े सो रही थी तो मैंने सोचा आपको ब्लैंकेट ओढ़ा दूं। मैं पानी का जग रखना भूल गई थी। जब यहाँ आई तो देखी आपका दरवाज़ा खुला हुआ था और आपकी फ़ाइल खुली हुई थी। आप गहरे नींद में ही सो रही थी, बस इसीलिए। रुबीना अपनी बात आगे कुछ और कहती। मानवी ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन आगे से जब भी आना तो आवाज़ दे के ही आना, ठीक है? ये कहते हुए मानवी फाइल को बंद कर कर ब्लैंकेट को ऊपर खींचते हुए बोली, जी ठीक है दीदी, आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रुबीना सर झुकाए कमरे से बाहर जाते हुए बोली।
मानवी मुस्कुरा के बोली, अरे नहीं रे पागल, तू भी ना, चल जा सो जा, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। जी ठीक है दीदी, बोलते हुए रूबीना बाहर चली गई। मानवी सर को झटकाते हुए उठी और दरवाजे को अंदर से बंद कर वापस से बिस्तर पर आ लेट गई। अगली सुबह अजान की आवाज़ से गूंज रहा था। मानवी की नींद टूट गई और बिस्तर पर पड़े मोबाइल फ़ोन को ऑन कर देखी तो घड़ी में 6 बज रहे थे। ये देखते हुए मानवी बोली, उफ गॉड, इतनी जल्दी, इतना शोर। मुंह बिचकाकर उसने अपने चेहरे को वापस से रजाई में छुपा लिया। कुछ ही पल के बाद वह बिस्तर से नीचे उतरी और उसका खिड़की के पास जा खड़ी हो गई। बाहर काफ़ी धुंध था। ये देख मानवी आंखें मिचते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खोल वो सीधा नीचे किचन की ओर बढ़ गई। उसने देखा रूबीना ज़मीन पर बिछी एक चटाई पर गद्दे लगा लेटी हुई है। उसने बिना किसी आहट के किचन में प्रवेश किया और चाय बनाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में चाय बन गई तो उसने रूबीना को एक जोश भरे अंदाज में बोली, गुड मॉर्निंग रूबीना। इतना सुनते रूबीना की हालत ख़राब हो गई और आंखें मिचते हुए बोली, दीदी आप, और ये क्या, आप चाय क्यों बना ली, मुझे क्यों नहीं उठाया? रूबीना ने परेशानी के भाव से उठते हुए पूछा। ओह, तुम कितने सवाल एक साथ करती हो, तुम्हें तो मेरी तरह ऑफिसर होना चाहिए। मानवी अपने चाय का कप लिए किचन से बाहर जाने लगी। आप ऑफिसर हैं? रूबीना ने चौंकते हुए कहा। हाँ, क्यों? मानवी ने प्रश्न भाव से कहा। नहीं, बस यूं ही, जब आपसे भी बहुत कुछ सीखूंगी। दीदी भी जर्नलिस्ट है ना, तो बहुत कुछ बताती है। रूबीना ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। मानवी मुस्कुरा के बोली, ओके चलो अब उठ जाओ, मुझे भी आज ऑफिस जाना है तुम्हारे साहब के पास। ये कहते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ऑफिस का पहला दिन आज मानवी के लिए थोड़ा भी खास न था। हमेशा की तरह उसे कुछ साथी मिले और वो अपने काम पर फोकस करने लगी। तभी पीछे से किसी की आवाज़, गुड मॉर्निंग मानवी। यह आवाज़ किसी और की नहीं, मिस्टर आहूजा की थी। मानवी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा। आहूजा मुस्कुराकर अपने केबिन की ओर बढ़ गए। मानवी वापस से अपने काम में जुट गई। आज का दिन जैसे तैसे बीत गया। शाम को टेबल पर आलू गोभी की सब्जी और कटोरी से भरी दही रखी हुई थी। मानवी ये देखते ही रूबीना को जोर से आवाज़ लगाई, रूबीना, रूबीना। मानवी की तेज आवाज़ सुनकर वो किचन से बाहर आई और एप्रिन में हाथ पोंछते हुए बोली, जी दीदी। मानवी मुस्कुरा के पैनी नज़रों से रूबीना को बोली, इतनी जल्दी क्यों बना दिया खाना? रूबीना मुस्कुराई और बोली, दीदी हम न खाली होके पढ़ते हैं फिर, ठीक है? ठीक है, चल तो फिर मैं फ्रेश होके आती हूँ तो खाना खाती हूँ, ठीक है? ताकि तू भी अपनी स्टडी कर सके और मैं भी। कुछ दिन बाद वक्त बीतता गया और मानवी अपने काम में लगातार फोकस करती रही। समय की रफ्तार ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। इधर मानवी हर रोज इस केस को लेकर रात रात तक स्टडी किया करती, मगर अफसोस कि नब्ज पकड़ में आ ही नहीं रही थी। एक रोज वो रूबीना से अपने सर पर चंपी करवाती हुई बोली, थैंक यू रूबीना। किस लिए दीदी? आपको तो इतना टेंशन है कि कहीं आपके सर के बाल ना झड़, मुझे तो यही टेंशन है। आप तो बहुत मेहनत करती है। मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं रूबीना, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए, मगर अब तक कुछ भी कर नहीं पाई, आगे पता नहीं। मानवी नज़र झुकाए उदास मन से बोली। रूबीना ने मानवी से कहा, अरे आप तो इतनी स्ट्रांग हो और पढ़ी लिखी भी, देखना मेरा दिल कहता है आप अपने काम में ज़रूर कामयाबी पाएंगे। इतना सुनते ही मानवी की आंखें चमक गई। उसने रूबीना को गले लगा लिया। तभी सेलफोन पर घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था। ये देख मानवी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई।
उसने अपनी चमकती आंखों से फोन को उठाते हुए अपने सर पर चपत लगाते हुए बोली, ओह, माँ भूल गई इस ऑफिसर को अपडेट करना। मानवी का इतना कहना कि दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ हूँ मैं, मुझे तेरी चिंता होती है, क्या करूँ, रहा नहीं जाता, उषा जी उदास लहजे में बोली। ओह माँ, इतना भी क्या, आप तो ना। और बताएं, पापा की तबीयत कैसी है? उनका शुगर लेवल ठीक तो है ना? या उन्हें डांट की डोज लगाऊं? मानवी का इतना कहना कि उषा जी हंसते हुए बोली, तेरे पापा सब सुन रहे हैं, फोन स्पीकर पे ही है। ओह अच्छा माँ, रखती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान सी हो रही है, मानवी लंबी उबासी के साथ बोली। उषा जी ऊंची आवाज में बोली, रुक, फोन मत रखना। मिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद के ऊपर ख्याल भी नहीं रख पा रही, बिन बात किए ना सोया कर हमसे। हाँ माँ, मैं रख रही हूँ, जितना रख सकती हूँ, मानवी ने उदास के भाव से कहा। तेरे केस का क्या, कुछ सुलझा? उषा जी ने बात को जारी रखते हुए कहा। नहीं माँ, बड़ा ही पैनापन है इस केस में, हर मोड़ पर घुमाव है। जैसे ही एंगल तैयार करती हूँ, बॉस बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे। इस सोच पर तो इन ऑफिसर्स ने काम ही नहीं किया, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। बड़ा ही घुमाव है, मानवी धैर्यपूर्वकता से बोली। अब तो क्या करेगी? उषा जी कुछ सोचते हुए बोली। देखो माँ, हर बात का कोई ना कोई क्लू होता है और उसमें करना कुछ नहीं है, बस समझना है। इसीलिए तो केस की बेहतर तरीके से स्टडी कर रही हूँ, जिससे हर पहलू को समझ पाऊँ। अच्छा चलो रखती हूँ माँ, प्रणाम। बहुत रात हो गई है, बहुत बात हो गई, आपके इजाज़त की अब तो एक आस हो गई। मानवी ने इटलाते हुए अंदाज में चंद पंक्ति कह डाली। इतना सुनते ही उषा जी की आंखें नम हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, चल सो जा मेरी शेरनी। ओके माँ, बाय। और नमस्कार करते हुए फ़ोन रख दिया। एक बार फिर केस की स्टडी करते करते उसकी आंख लग गई। अगली सुबह मानवी केस के सिलसिले में घर से बिना खाए सुबह ही निकल ली। उधर रूबीना सुबह जब उठी तो उसने मानवी को कहीं देखी। वो बहुत परेशान हो गई। आखिर ये दीदी बिना चाय पिए कुछ खाए कहाँ चली गई? उसने विस्मय को फ़ोन करते हुए कहा, दीदी आज बहुत सुबह ही कहीं गई हैं क्या, बिना चाय नाश्ता किए? समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे, उनका फ़ोन भी नहीं आ रहा। रूबीना की परेशानी विस्मय ने समझ ली थी और हंसते हुए उसने बोला, अरे मैडम हमारे साथ ही है, वो जल्द ही घर आ जाएंगी। उसने बोला। विस्मय का जवाब सुन रूबीना चैन की सांस लेते हुए बोली, ठीक है भैया। इतना बोलते हुए फ़ोन काट दी। इधर मानवी अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर केस पर चर्चा कर रही थी। तभी उसे विस्मय के चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आए। उसने वहां से उठते हुए कहा, विस्मय थोड़ा इधर आना। मानवी का इशारा समझते हुए वो उसकी ओर बढ़ गया। उसने मानवी के नज़दीक पहुंचते हुए बोला, जी मानवी मैडम। तो मानवी ने बिना उधर उधर बात घुमाए सीधी बोली, आप इतना परेशान क्यों हो? आर यू ओके? कुछ बात है तो बोलो। नहीं, बात यह है कि रूबीना आपकी चिंता कर रही है। उसने बताया कि आप सुबह से नहीं खाई हैं, ना ही चाय पी है, जबकि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप चाय की शौकीन हैं। चाय आपकी जान है। विस्मय ने अपनी बात को जारी करते हुए कहा, आप चाय पिए तो मैं पास के शॉप से आप सभी के लिए ले आऊं? यहाँ पास ही में मसालेदार चाय मिलती है जो बहुत ही मशहूर है। ये सुनते ही मानवी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसने सर हिलाकर चाय लाने का इशारा किया। थोड़ी देर में ही विस्मय अपने एक हाथ में चाय से भरे पैकेट और दूसरे हाथ में मिट्टी के बने पुरवे को थामे वहां पहुंच गया। सबने विस्मय को चाय के साथ देखा तो सबकी मुस्कान बढ़ गई और सबने एक साथ कहा, धन्यवाद, शुक्रिया विस्मय भैया। सबने
चाय की चुस्की और खरी के साथ अपने काम को आगे जारी रखते हुए आगे के मिशन पर काम करने लगे। उन्हीं बीच मानवी का सेलफोन बज उठा और वो स्क्रीन पर देखते हुए बोली, ये किसका नंबर है? वो कॉल को उठाते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आई और मानवी ने ध्यान से सारी बातें सुनने के बाद अचानक से उसके मुंह में निकला, व्हाट? आखिर किसका फ़ोन आया था मानवी की फ़ोन पर, जिससे मानवी के चेहरे पर परेशानियों के भाव साफ झलक रहे थे।